नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जिस तरीके से हर बार इस कार्यक्रम के जरिए हम परिचर्चा करते हैं, संवाद करते हैं उन शख्सियत से और बात करने की और कोशिश करते हैं कि एक ऐसे विषय पर बात हो जिसमें युवाओं का भी साथ हो और हम समझने की कोशिश करते हैं। और लोकतंत्र का महाउत्सव क्या आगाज होने वाला है और किस तरीके से इस बार ये उत्सव मनाया जाएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। मतदान पर परिचर्चा होगी। मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। मेरे साथ सारिका घारू जी हैं, स्वीप आइकॉन है और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं मतदाता जागरूक को लेकर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी हैं, निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र मध्य प्रदेश के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं मतदान की। मतदान यानी महादान। और लोकतंत्र का उत्सव इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको अपने वोट का अधिकार का उपयोग करना होगा। लेकिन किस तरीके से इस बार मतदान को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ खास होगा, सीधे चलेंगे सर के पास, अनुपम राजन जी के पास, और उनसे समझ लेते हैं। क्योंकि इस बार 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। तो किस तरीके से चुनाव होंगे और क्या कुछ खास होगा इस बार इस उत्सव के लिए, वो समझ लेते हैं। सीधे चलते हैं अनुपम राजन सर के पास। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक खास तैयारी हर बार हर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 4 चरणों में मध्य प्रदेश में होना है। क्या कुछ खास तैयारी है, कितने मतदान केंद्र बनाए हैं और मतदाताओं को लेकर जागरूक करने को लेकर क्या कुछ प्लानिंग यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग ने की है? देखिए, पूरी कंट्री में 7 चरणों में चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी लोकसभा में 4 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार भी 4 चरणों में चुनाव है हमारे यहाँ। मतदान केंद्रों की अगर हम संख्या देखें तो लगभग 65,000 मतदान केंद्र हैं। 65,000 से थोड़े कम हैं। मूलतः मतदान केंद्र 64,523 हैं और 356 सहायक मतदान केंद्र हैं। मतदान प्रचार प्रसार या उसकी तैयारियों को लेकर के जहाँ तक सवाल है, तो लगातार प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं उसका उपयोग कर रहे हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दें। लोकसभा 2019 में जो हमारा मतदान का परसेंटेज था मध्य प्रदेश का, वो 71% था जी। अगर हम नेशनल एवरेज देखते हैं कंट्री का तो वो 67% था। यद्यपि हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा थे 2019 में जी, लेकिन फिर भी एक लंबा फासला अभी तय करना है। अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। खास करके हमारे जो युवा साथी हैं, जो महिला मतदाता हैं, वैसा ग्रुप या वैसी कैटेगरी जिसमें मतदान कम होता है, उनकी पहचान करके वहाँ हम लोग लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। सर, इस बार कई नए मतदाता जुड़े हैं और खास तौर पर युवाओं में जोश भी देखने को मिल रहा है। तो जब वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे, क्योंकि हर बार वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग अलग अलग तैयारी करता है। पिछली बार भी पिंक बूथ बनाए गए थे। इसके अलावा लोगों को वॉलंटियर के रूप में भी युवाओं को यूज़ किया गया था कि उनको वॉलंटियर बनाया कि वो खुद भी मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, लेकर भी आएँ। तो इस बार भी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं, जो भी व्यवस्था विधानसभा चुनाव के दौरान थी हमारे यहाँ, विधानसभा निर्वाचन 3-4 महीने पहले हमारे समाप्त हुए। विधानसभा के दौरान जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था स्टेट का, वो 78% था जी। अगर एग्जैक्ट मैं कहूँ तो 77.82 था जी। तो उस दौरान भी पिंक पोलिंग बूथ बने थे। पिंक पोलिंग बूथ का आशय ये है कि जितने वहाँ पोलिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतदान दल है, वो सभी हमारी महिला साथी होती हैं, महिला मतदान कर्मी होती हैं। उनके माध्यम से एक प्रयास होता है, एक स्वाभिमान आत्मसम्मान का भी और महिला मतदाताओं को जागरूक करने का भी, मोटिवेट करने का भी। तो जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हम लोगों ने विधानसभा के दौरान की थी, वो हम लोग लगातार इस बार भी कर रहे हैं। और युवा साथियों से हर माध्यम से अपील कर रहे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनके घर में, परिवार में, मोहल्ले में, BLOs के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग बाहर आएँ और जिस दिन भी उनके यहाँ वोटिंग है उस दिन वोट करें। तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, दिव्यांग भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे आप सर से कि क्या सवाल है आपका और क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाथ उठाइए आप जी, आपका नाम बताइए जी। नमस्कार, मेरा नाम तान्या पुरोहित है। महोदय, मैं पहली बार
अपना मत देने जा रही हूँ। मेरा पूरक प्रश्न माननीय सुरेंद्र शुक्ला जी से है। महोदय, मैं इस देश के उन सभी युवाओं की ओर से आपसे यह प्रश्न कर रही हूँ जो इस देश के सर्वांगीण विकास में सहभागिता निभाना चाहते हैं। तो मतदाता से लेकर एक चुनाव प्रत्याशी तक का सफ़र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक युवा की ज़िंदगी में, और इसकी क्या प्रक्रिया है और क्या बलिदान यह हमसे मांगता है, यह मेरा प्रश्न है। तो सुरेंद्र सर से सवाल है सर कि किस तरीके से वो ये चाह रहे हैं, युवा भी राजनीति में आना चाहते हैं और किस तरीके से वो इस सीढ़ी को चढ़ना चाहे। तानिया जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा, और खुशी है मुझे कि कम से कम हमारे देश के युवा ये सोचने लगे हैं कि हम केवल मतदाता नहीं हैं, हमें इस देश में अपना नेतृत्व भी बताना है। देखिए, नेहरू युवा केंद्र की जो हमारी प्रक्रिया है उस पर आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हमारा एक कार्यक्रम है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके तहत हम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी और शहरी युवाओं को भी लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं। लीडरशिप का मतलब केवल पॉलिटिकल नहीं होता है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो वोटर का हो, उस लीडरशिप डेवलपमेंट में अगर आप में क्षमता है और आप उस लीडरशिप ट्रेनिंग में अपने आप को फिट पाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप इस देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और ग्रामीण क्षेत्रों का नेतृत्व कर सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लोकतांत्रिक तरीके से इस राष्ट्र के विकास में, प्रदेश के विकास में, देश के विकास में और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में आप अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। वैसे जैसे कि निर्वाचन आयोग के माननीय पदाधिकारी महोदय हमारे पास हैं, उन्होंने जब से हम लोगों ने स्वीप प्लान पे काम किया है तब से लेके अभी तक में आप देखेंगे इस निर्वाचन में जो अभी लोकसभा का हो रहा है इसमें बहुत सारे प्रत्याशी 45 साल 40 साल के नीचे के हैं, और मध्य प्रदेश में तो एक दो बहुत यंग हैं जो मुश्किल से 30-35 साल के हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रक्रिया में जाना चाहती हैं वो प्रक्रिया बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपको अपने आप को इस बात के लिए आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा कि कैसे और किन विषयों को लेकर हमें समाज सेवा करनी है। देखिए, नेतृत्व करना केवल अपने आप को नेता बनाना नहीं होता है, आपको अब समाज सेवा के सेवक के रूप में स्थापित करना भी है, स्थापित भी करना है सर, और देश की सेवा भी करना है जिससे देश आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से तो निश्चित रूप से आप बनेंगी, और हमें तो स्वागत करना चाहिए देश के युवाओं का कि वो आएं और नेतृत्व संभालें, क्योंकि हम लोग जो 60 और 60 के पार हो रहे हैं उनकी ऊर्जा में कहीं न कहीं उम्र का असर पड़ता है, और युवा जब कोई काम करता है तो निश्चित रूप से सर ऊर्जा से करता है, और यही कारण है युवा देश है और ये तमाम चीजें चल भी रही हैं, और इस बार सबसे ज्यादा युवा जो है मध्य प्रदेश में वोट भी करेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सारिका घारू जी भी मेरे साथ हैं, सारिका घारू जी के पास चलेंगे और सीधे समझेंगे, क्योंकि स्वीप आइकॉन है, लगातार काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। आकाशी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहता है जो दिन में मेहनत मजदूरी श्रम करके दिन में करते हैं। तो मैं टारगेट बनाकर काम करती हूँ युवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिला पुरुष हर वर्ग के लिए। तो जो युवा वर्ग है, अब जैसे कॉलेज में या वो जहाँ मिलते हैं तो उनको युवाओं को नई धुन पर या अपनी खुद की कंपोजिंग करके उनको गीतों के माध्यम से जागरूक करती हूँ, या दिव्यांग है या उसके बाद बुजुर्ग हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जो उनको सुविधा प्रदान की है, जैसे इस बार 85 साल से अधिक बुजुर्ग और 40% से अधिक जिनकी दिव्यांगता है उनको पोस्टल बैलेट वोटिंग की सुविधा दी गई है, तो उनको वोटिंग के लिए प्रेरित करती हूँ। और जो नव मतदाताएं हैं, 1.5-2 साल पहले से जो निर्वाचन की प्रक्रिया चलती है कि मतदाता सूची में नाम लिखवाने के लिए, तो मैं आपको 2 लाइन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। देश का फॉर्म भरा क्या, मतदाता बने क्या, अब तो हो गई उम्र 18, मतदाता सूची में नाम लिखवाया क्या, देश का फॉर्म भरा क्या, मतदाता बने क्या। इस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी बात अगर सीधी रखेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो दिन में और रात में जो श्रम वर्ग के लोग हैं उनको रात में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो
आकाश में टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय पिंड ग्रह दिखाकर उनको भीड़ को पहले इकट्ठा करते हैं, उनको ग्रह तारे दिखाकर उसके बाद मतदान का महत्व बताते हैं। और उसके अलावा जैसे त्योहार आता है तो गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से उनको बताते हैं और 3D मूवी के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक किया जाता है। तो निश्चित रूप से पहले लोगों को एकत्रित किया जाता है, उनमें जिज्ञासा जो है उनको दिखाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो है लोगों को ये मतदान का जो महत्व है वो सिखाया जाता है। कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं, दिव्यांग भी हैं, वो उनके मन में भी कुछ सवाल है, उनसे सवाल समझ लेते हैं और सीधे जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम महिमा माली है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ जी, और मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप गांव में जो नुक्कड़ नाटक करती हैं उसमें आप दिव्यांगों को भी शामिल करती हैं और उन्हें मतदान का महत्व कैसे समझाती हैं? जी, जब हम कार्यक्रम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर दिव्यांग, बुजुर्ग, युवा, नव मतदाता, महिला, पुरुष सभी शामिल होते हैं। दिव्यांगों को और उनको मतदाता को जो भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे दिव्यांग है मतदान केंद्र पर रैंप, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल जो सुविधा दी गई है उनके बारे में बताते हैं। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको घर से ही मतदान 12D फॉर्म भरकर घर से ही मतदान करने का प्रावधान रखा गया है और उनको भी गीतों के माध्यम से और प्रेरित करते हैं। तो गीत के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, मतदाताओं को बताया जाता है कि किस तरीके से मतदान का जो है लाभ भी है, क्योंकि मतदान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ देश के निर्माण में यहाँ पर जो है अपनी भूमिका देते हैं, बल्कि एक मतदान कई बार आपको अपने अधिकार ये देता है कि आपको अपना राजनेता किसे चुनना है, इसका अधिकार आपको ये मतदान की प्रक्रिया देती है। अनुपम राजन जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सर के पास चलेंगे। सर, लगातार बात हो रही है, दिव्यांगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और हमने देखा है कि इस बार अलग तरीके से व्यवस्था जो है खासतौर पर दिव्यांगों के लिए या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने की और इसकी काफ़ी स्टडी करने के बाद के सुविधाजनक तरीके से ये लोग मतदान केंद्र तक पहुँचे या मतदान केंद्र या इन तक कैसे पहुँचे, क्या पूरी प्रक्रिया इस बार रखी गई है? सर, ये देखिए, जो 85 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है और ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, वो चाहें तो घर से वोट करने का विकल्प चुन सकते हैं। हमारे जो BLOs हैं वो उनको फॉर्म देते हैं और उनसे विकल्प लेते हैं जी। अभी भी मेरे पास आज से होम वोटिंग शुरू हुई है, कई सारे ऐसे बुज़ुर्गों ने वोट दिया है जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है, जिनके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ मोबाइल पे वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये सुविधा है। यदि जो मतदान केंद्र पे आकर के वोट डालना चाहते हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, उनके लिए रैंप की व्यवस्था है और हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनको लाइन में नहीं लगना होता, आसानी से वो वोट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, एक ऐप है जिसका नाम है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप। तो सक्षम ऐप के माध्यम से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या दिव्यांग साथी हमारे किसी भी प्रकार की सहायता यदि वो चाहते हैं, हम ये भी व्यवस्था है कि हम अगर वो मतदान केंद्र पे जाके वोट करना चाहते हैं तो हम उनको घर से मतदान केंद्र ले जाने की व्यवस्था भी और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी है, यदि वो इस व्यवस्था का उपयोग करना चाहते हैं तो तमाम तरह की सुविधाएं हैं। प्रयास ये है कि हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में जुड़े जो प्रजातंत्र की नींव है, प्रजातंत्र का आधार है। तो लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो लगातार इस पर काम हो रहा है। एक युवा वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनका कुछ सवाल है। जी, सवाल पूछिए, नाम बताइएगा पहले अपना। मेरा नाम संध्या मालविया है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि वोटर्स 2 पार्टियों के बीच में वोट होते हैं, तो यदि हमको दोनों पार्टीज नहीं पसंद है, हम वोट नहीं देना चाहते और अन्य पे वोट देते हैं, तो हमारा वोट क्या व्यर्थ हो जाता है? अन्य पे मतलब शायद आप नोटा की बात कर रहे हैं। यस सर। नन ऑफ द अबव की बात कर रहे हैं। यस सर। नहीं, व्यर्थ, अब उसको आप जैसे सोचो, नोटा की गिनती होती है। मतलब यदि मतलब अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और तीसरा कैंडिडेट में नोटा को मान लो, तो दोनों को जो वोट मिले वो भी अंकित होता है और नोटा को जो वोट मिला वो भी अंकित होता है। लेकिन आपका वोट चूंकि उन दोनों में से किसी को भी नहीं गया है, तो नेचुरली
वो एक तरह से कहें तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, परिणाम पे असर नहीं डालता वो, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है, आप कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो देखा आपने, नोटा की बात भी यहाँ पर की। सर एक चीज़ और है, खास तौर पर जो युवा मतदाता हैं उनके मन में सवाल ये रहता है कि जब वो मतदान केंद्र पहुँचेंगे, अगर उनके पास मतदान पर्ची नहीं है, मतदाता पर्ची नहीं है, तो क्या वो अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं? क्योंकि हमारे साथ यहाँ भी कई युवा हैं और जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी कई युवा हैं, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके आधार पर उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा? नहीं, देखिए, मतदान युवा हो या कोई भी व्यक्ति है जी, वोट डालने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो है मतदाता सूची में आपका नाम होना। जी, यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास मतदाता पर्ची नहीं है, पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मतदाता पर्ची के आधार पे आप वोट नहीं डाल सकते। यदि आपके, वो हम लोग देते हैं, जिस दिन वोट है उसके 4-5 दिन पहले हम घर घर पहुंचाते हैं। जी, मतदाता पर्ची वोट डालने का आधार नहीं है, क्योंकि उस पर आपका फोटोग्राफ नहीं होता, उस पर आपका फ़ोटो नहीं होता है। तो मतदाता पर्ची अगर आपको नहीं मिली है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते, आप बिल्कुल वोट डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास, गुम हो गया है, उस दिन नहीं मिल रहा है या आपको मिला ही नहीं है किसी कारणों से, तो भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, कोई भी वो सरकारी दस्तावेज जिस पे आपकी फ़ोटो लगी है, 12 प्रकार के दस्तावेज हैं, उसमें कोई भी लेकर के आप आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लेके आप जाते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालने की जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है, वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है, पीठासीन अधिकारी, मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। तो देखिए, आपको मतदान केंद्र पहुंचना है और आपके मन में जो जिज्ञासा है, जैसी सर ने बताएंगे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ अगर आपका मतदाता पर्ची में नाम है तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आप मतदान केंद्र पहुंचे और वोट ज़रूर करें। और एक और हमारे साथ, क्योंकि कई सारे युवा हैं, दिव्यांग मौजूद हैं, और हमारे साथ एक दिव्यांग और हैं, उनसे उनका कुछ सवाल है, पूछ लेते हैं। मैं श्रवण बाधित हूँ, मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ, मैं कैसे वोट करूँगा? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, एक तो आप जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप की मदद ले सकते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि ऐप तक मेरी पहुँच नहीं है, मेरे पास वो नेटवर्क नहीं है या मोबाइल नहीं है, आपको अपने मतदान केंद्र तक जाना है। मतदान केंद्र पे हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, और भी वॉलंटियर्स हैं। किसी भी प्रकार की मदद, आपको हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराते हैं, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप वहाँ आइए और अपना वोट डालिए। खास करके दिव्यांग साथियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनको हम लोग लाइन से अलग करके उनकी वोटिंग सबसे पहले कराते हैं और आसानी से वोट कर पाएँ, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो दिव्यांग वोटर्स हैं खास तौर पर, उनके लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और हमारी भी कोशिश है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जागरूक हों और मतदान ज़रूर करें। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मतदान को लेकर जागरूकता निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोग भी जो है जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी भी हैं, उनके पास चलेंगे, निदेशक है नेहरू युवा केंद्र के, और उनसे भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या कुछ खास है, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र भी लगातार युवाओं के बीच पहुंचकर सवाल करता है, उनको बताता है, और जो उनकी जिज्ञासाएं हैं मतदान को लेकर वो दूर करने का काम करता है। तो सीधे हम चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी के पास। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महाउत्सव है, हर जगह उमंग की तैयारी है, लेकिन युवा के मन में कई सारे सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि युवा में एक उत्साह उमंग होती है कि कहीं कुछ गलत घट रहा है, उनके पास सूचना होती है। तो वो कैसे जो है आप अपनी ट्रेनिंग में उनको कैसे जागरूक करते हैं कि आप कैसे निर्वाचन आयोग तक ये बात पहुंचा सकते हैं, और क्या वो पूरी प्रक्रिया रहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो नेहरू युवा केंद्र का वॉलंटियर है वो गांव-गांव में संपर्क करता है और युवाओं की टोली बनाकर जागरूकता का अभियान चलाता है। इसके तहत हमारे अभी युवा जो कर रहे हैं स्वीप प्लान में, पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि वो नुक्कड़ बैठक करते हैं
उनके माध्यम से करते हैं। खेल हमारा एक वो है, प्रक्रिया है, नेहरू युवा केंद्र का एक पार्ट है जिसमें हम खेल खिलाते हैं। खेलों के माध्यम से जब हमारे युवा वहाँ एकत्रित होते हैं तो उस समय उनको मतदान की जागरूकता की बात करते हैं। अभी हमारा पेंटिंग कंपटीशन भी चल रहा है जो स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के अलावा जो लोकल अपने जो नॉन स्टूडेंट्स यूथ है, जो पढ़ता नहीं है, उनके बीच में वो प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, उनसे पेंटिंग करवाई जाती है या कुछ खेल के माध्यम से, और उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, जिससे उनके मन में एक जागरूकता बने कि क्या है। तीसरी बात, एक जो आप जो कह रहे थे कि कैसे अगर उनको कुछ गलत दिखाई देता है तो वो कैसे उसकी प्रक्रिया करते, तो इसका हमने प्रशिक्षण उनको दिया है कि जब मतदान का कार्यक्रम चालू होता है उस समय हमारे पास हर क्षेत्र में ग्राम के पटवारी, कानूनगो, आरआई जिसको बोलते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना और एवं बूथ जो बने होते, वहाँ पे जो बूथ अधिकारी होता है उनके पास तक वो अगर कोई गलत चीज होती है उसकी बाकायदे शिकायत करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स को वो बताते हैं, और हमारा वॉलंटियर सभी जगह जुड़ा हुआ है, जो पेड बेस वॉलंटियर भी है और जो यूथ क्लब का वॉलंटियर है, वो लोग भी इस प्रक्रिया में जाते हैं और मदद करते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास तौर से हमारी जो तैयारी होती है बच्चों की, वो एक एक घर में एज ए नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ता एनएसएस एनसीसी की युवाओं के साथ रहता है और कोशिश करता है कि जो सर अभी अनुपम राजन सर बता रहे थे कि कैसे हम बूथ तक ले जाएंगे या घर में वो करेंगे, उसका बाकायदे सर्वे होता है और उस सर्वे के माध्यम से वो भी जानकारी देते हैं कि इस घर में ये वोटिंग नहीं हो पाएगी बूथ जाके, तो उसकी जानकारी भी वो देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे विधानसभा में 78% लगभग गए थे, इस बार निश्चित मान के चलिए कि हम 80% निश्चित रूप से सर उम्मीद है कि बहुत मतदान होगा, क्योंकि लगातार तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और युवा भी जागृत हुआ है। एक दिव्यांग हमारे साथ मौजूद हैं, दृष्टिबाधित हैं, वो सवाल करना चाहते हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जी सवाल पूछिए आपका। हेलो, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम उमेर खान है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, तो सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहता हूँ उसी को गया है या नहीं गया? तो सवाल बहुत अच्छा है उमेर का। अनुपम सर आपसे सवाल है, क्योंकि दिव्यांग हैं और कैसे उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से वो किसको वोट दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी वोटिंग मशीन होती है उस पर जो कैंडिडेट्स का नाम होता है, उस नाम के आगे वो ब्रेल में भी लिखा होता है, ताकि आप ये पहचान कर पाएँ कि आप किसको वोट दे रहे हैं। तो एक जिस बटन को आप दबा रहे हैं वो आपको पता है कि वो जिस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं। यदि आप ब्रेल लिपि में दक्ष हैं तो आप वो सिर्फ आपको पता कर सकते हैं कि आप किसको अपना वोट दे रहे हैं। अब आपका प्रश्न है कि आप उस कैसे देखेंगे। अगर हम वीवीपैट की बात करें, जिस पे वो पर्ची दिखती है, पर्ची पे निशान दिखता है और वो जो गिरता है, तो कई बार जो हमारे जैसे आप अगर दृष्टिबाधित हैं तो आपके साथ आपका एक सहायक अलाउड होता है, जो इस तरह के जो इनफॉर्म वोटर्स हैं या जो स्पेशल एबिलिटी कह लें, इस तरह के जो वोटर्स हैं, तो आपके साथ आपके परिवार का कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो साथ जा सकता है और वो ये इंश्योर करता है कि आपका वोट सही जगह गया और सही व्यक्ति को मिला। तो देखिए, तैयारी पूरी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने की है। कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि भारत देश में सभी को इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सहभागिता देने का अधिकार है और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने की है। सर एक सवाल इससे रिलेटेड है सर, कि कई बार युवाओं के सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं कि कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या आम आदमी वॉलंटियर की तरह काम करना चाहता है लेकिन उसको अपनी पहचान उजागर होने का डर होता है। तो ऐसे में वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्या भारत निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है कि कोई व्यक्ति को अगर जानकारी है किसी नागरिकों के कहीं कुछ गलत हो रहा है या चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो कैसे वो शिकायत कर सकते हैं और उनकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाती है? देखिए, एक ऐप है, सी विजिल ऐप कहते हैं, हम लोग उसको प्रचारित भी करते हैं और पिछले चुनाव में भी था जी। सी विजिल ऐप कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। सी विजिल ऐप का पूरा फुल फॉर्म सिटीजन विजिल है। बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि आम नागरिक सतर्क रहे और आम नागरिक एक तरह से देखे कि कुछ गलत नहीं हो रहा है जी। सी विजिल ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी मतदाता, कोई भी नागरिक कर सकता है जहां भी उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, खास करके अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है जी। उदाहरण के लिए यदि मान लें, हम सब जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे होर्डिंग्स वगैरह नहीं रहती, हटा दी जाती हैं।
यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है तो यदि आप उसका फ़ोटो क्लिक करके सिविजिल पे डाल देते हैं, अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिविजिल पे यह प्रावधान है कि आपकी पहचान गोपनीय रहती है। यदि आप ऑप्शनल है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो आप मत बताइए जी। 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आप कोई वीडियो क्लिप बना के उस पर डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए कि लाउड स्पीकर के बजने का एक समय निर्धारित है कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा जी। या कोई इस तरह की सभा नहीं होगी। यदि किसी मोहल्ले में या किसी स्थान पे रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बज रहा है, जोर शोर से सभाएं हो रही हैं, तो आप उसकी फ़ोटो खींच करके उस पर डाल सकते हैं, छोटा सा क्लिप बना सकते हैं। जहाँ से आप मोबाइल से क्लिप डालते हैं तो उसके लोकेशन से लैंग्वेज उसका जो लैटलॉन्ग है उससे हमें पता चल जाता है कि किस जगह से ये आया है, कहाँ किस के बारे में बात है। हमारी जो टीमें हैं फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह की, वो तत्काल वहाँ जाती हैं और 100 मिनट के अंदर हम लोग उसका निराकरण करते हैं। अभी तक मैं कहूँ मध्य प्रदेश में लगभग 3000 से अधिक शिकायतें मिली हैं जिनका हम लोगों ने टाइम लिमिट के अंदर उनका डिस्पोजल किया। तो ये बड़ी बात है। सिविजिल ऐप जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा और खासतौर पर अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे तौर पर आप सिविजिल ऐप के जरिए न सिर्फ शिकायत कर सकते हैं बल्कि 100 मिनट में आपकी शिकायत का निराकरण भी किया जाएगा और आपकी जो पहचान है उसको गुप्त भी रखा जाएगा। कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलेंगे, उनके भी कुछ सवाल है। जी सवाल पूछिए। सर मैं शंकर हूँ, हम लोग 10 नंबर में एक सीनियर सिटीजन फोरम है, वहाँ का मेंबर हम लोग। हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते हैं वो करने से आपको काम बढ़ेगा घटेगा या उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सीनियर सिटीजन की तरफ से आप लोग को इलेक्शन का जो प्रक्रिया में हम लोग कुछ मदद करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो बता दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं जी। बहुत आपका मतलब वेलकम सजेशन है कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। जहाँ भी आपका फोरम है, जहाँ भी आप निवास करते हैं, यदि आपके माध्यम से नेचुरली जो कि आप सीनियर सिटीजन हैं इसलिए वोट का महत्व आप जानते हैं, इतना लंबा आपका अनुभव है, आपने इतनी लंबी यात्रा तय की है, तो आप वोट देते ही होंगे। मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र के आधार स्तंभों में आप लोगों का जो योगदान है वो अनुकरणीय है। युवाओं को प्रेरणा लेनी, हम तो कहते हैं कि यूथ को हमारे बुजुर्गों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रोसेस में अपनी भागीदारी करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पे आप जितना इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को मोटिवेट करें, युवाओं को मोटिवेट करें, वो अच्छा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपने बात कही, ये एक प्रस्ताव पाइपलाइन में है, इस पे चर्चा चल रही है। एक कमेटी बनाई गई थी, आप वाकिफ़ हैं इससे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। चूँकि अपने यहाँ शुरू के दौर में जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो शुरू में जो कॉन्सेप्ट थे 1 नेशन 1 इलेक्शन के ही थे, एक साथ होते थे चुनाव। बाद में नए नए राज्यों का गठन हुआ, जब नए नए राज्यों का गठन बीच में हुआ तो फिर उनकी जो कार्यकाल की जो अवधि थी वो तो वो डिसरप्शंस हुए, मतलब लगातार हम एक बार नहीं कर पाए। और अभी भी आप देखते हैं कि बीच बीच में नए राज्यों का गठन होता रहता है। अब जो ये कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें इस तरह के सुझाव हैं कि अगर वर्स्ट सिनेरियो में अगर ऐसा होता हो तो उसकी जो अवधि होगी वो उसको कर्टेल करके उतना ही कर दिया जाए ताकि चुनाव एक साथ होते रहें। 1 नेशन 1 इलेक्शन से फ़ायदा ही है, अच्छा होगा। मतलब जो वर्कलोड है, वर्कलोड काम तो हम करते ही, हमने विधानसभा में भी उतना ही काम किया, लोकसभा में किया, तो 1 गो काम वो वही वोटर मतदान केंद्र पे जाता है, तो वो 3 महीने पहले भी गया था, 3 महीने के बाद भी जाएगा। और अगर एक साथ होते हैं तो उसको बस 2 मतपत्र यूज़ करने, एक वो लोकसभा के लिए करेगा, एक विधानसभा के लिए करेगा। तो देखते हैं इस पर अंतिम निर्णय जो कि संसद में होगा, पार्लियामेंटेरियंस इसको डिसाइड करेंगे, बट ये प्रस्ताव विचाराधीन है, देखते हैं क्या निर्णय होता है। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सारिका घारू जी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, स्वीप आइकॉन है और लगातार वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ युवाओं के बीच में जाकर काम कर रही हैं। सारिका जी, आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि हर बार का चुनाव कुछ अलग अंदाज का होता है, एक अलग जोश और जुनून देखने में युवाओं के बीच मिलता है। ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं कई बार आंदोलन होते हैं, कई गाँव विकास न होने को लेकर आंदोलन कर देते हैं कि हम आज इस बार वोट नहीं करेंगे,
निर्वाचन आयोग की टीमें भी वहाँ जाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, लेकिन आप लोगों की टीम जब पहुँचती है तो कैसी वहाँ पर स्थिति होती है और फिर कैसे आप उन लोगों को मनाते हैं? मैं मनाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव में सभी की सहभागिता ज़रूरी है, तो आपको कैसा लगता है कितनी मुश्किल होती है और फिर कैसे उनको मनाते हैं और बताते हैं कि नहीं लोकतंत्र के पर्व में आपको शामिल होना है? सबसे पहले तो वहाँ की स्थिति को जान लेते हैं। जिस ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में कॉलेज में जाते हैं वहाँ कितने नव मतदाता हैं, कितने महिला पुरुष हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मतदान का महत्व बताने के साथ साथ वहाँ ये अनुपात देखते हैं कि महिला और पुरुष का अनुपात में गड़बड़ी तो नहीं है कि जितनी महिलाएं या पुरुष उन्होंने बराबर मतदान किया है कि नहीं। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा काफ़ी स्थिति सुधर गई है। अभी हमने पिछले चुनावों में भी देखा कि शहर में साक्षरता प्रतिशत ज़्यादा होने के साथ साथ भी वहाँ का मतदान प्रतिशत कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक तो होते हैं, शहर में सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है कि लोग है ना मतदान का महत्व तो समझते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ ऐसा रहता है कि मतदान के दिन घर बैठे रहते तो घर से बाहर निकालने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, जैसे पलायन के बाहर मजदूरी करते हैं, तो उनका ये भी रहता है कि हम जैसे लोकसभा में तो मतलब एक अवकाश घोषित होता ही है कि उस दिन आप मतदान करने आओ, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं बैंक में, रेलवे में, तो वो उनका ये कहना रहता है कि उस दिन उनको ज़्यादा काम रहता है तो वोटिंग के लिए वो वहाँ नहीं आ पाते हैं। तो इस स्थिति में मैं आदरणीय अनुपम राजन सर से भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि सर ऐसे लोगों के लिए खासतौर पर जो बाहर पलायन कर चुके हैं या जो बाहर सर्विस करते हैं और वो अवकाश के दिन कुछ तो आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको वहीं से लगातार, जैसे बैंक वाला है तो 3 दिन वहीं पर वोटिंग की सुविधा उनको मिल जाए ताकि उनका काम भी प्रभावित नहीं हो और जो क्षेत्र मतलब वोटिंग का प्रतिशत भी फिर बढ़े। इसकी व्यवस्था भी की है इस बार निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से। सर क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में है, क्योंकि कई अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो व्यवस्था रहती है पोस्टल बैलेट्स की, लेकिन जो निजी है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि कई गाड़ियां चलेंगी, उनके ड्राइवर्स होंगे और कई अन्य स्टाफ भी लगता है, तो इस बार इनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था की है या प्राइवेट बैंक कर्मचारी उनके लिए कि वो अगर मतदान में ड्यूटी करेंगे तो कहां पर वो अपना वोट डाल सकते हैं? देखिए, जो लोग भी मतदान में लगते हैं, अगर आपको हमने मतदान की प्रक्रिया में उनको इंगेज किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अगर किसी वाहन को हमने अधिग्रहित किया है तो उस वाहन के ड्राइवर को पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। लेकिन सवाल अगर ये है कि झाबुआ का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गुजरात चला गया है या यूपी का व्यक्ति मुंबई में काम करता है या दिल्ली में काम करता है और हम ये माने ये है कि वो मुंबई से ही वोट दे सके अपने गांव गए बिना, तो आज की स्थिति में इस तरह की रिमोट वोटिंग की सुविधा नहीं है। आयोग ने प्रयास किया था एक कॉन्सेप्ट कि हम लोग रिमोट वोटिंग की सुविधा दें। समहाउ कोई भी इस तरह का निर्णय या कोई भी कदम उठाने के पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं और जो अधिनियम है, जो एक्ट है, एक्ट में कोई भी संशोधन पार्लियामेंट करती है, तो इस पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जब चर्चा हुई तो फिलहाल फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन पे इस पे सहमति नहीं बन पाई कि रिमोट वोटिंग अलाउ किया जाए। सुनने में ये जरूर अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डेमोक्रेसी में कोई इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा, लेकिन उसको उसकी आइडेंटिटी को ये करना, वेरीफाई करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कट इट शॉर्ट, आज की तारीख में रिमोट वोटिंग की सुविधा नहीं है। तो रिमोट वोटिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर जिस दिन आपकी बारी हो उस दिन आपके मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट जरूर करना है। हमारी भी अपील है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी, हाथ उठाइएगा और सवाल पूछिए अपना परिचय देकर। जी, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अमनदीप धीर है, मैं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो भी अपराधी हैं या क्रिमिनल्स होते हैं हमारे देश के, उनकी सिटीज़नशिप रहती है क्राइम करने के बाद भी, दे आर कंसिडर्ड एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो अगर वो अपना लीडर चूज़ करना चाहें, वोट करना चाहें, तो उनके लिए कुछ होता है या फिर किनके लिए? जो क्रिमिनल्स होते हैं। से कोई हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हर व्यक्ति को
इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, वोट दे सकता है यदि वो बाहर है। इवन जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर होते हैं, नॉट एज अ कन्विक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग जेल के अंदर होते हैं उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो सिर्फ क्रिमिनल हो जाना, क्रिमिनल की परिभाषा किसी प्रकार का कन्विक्शन हो जाना, वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है वोट देने के लिए। थैंक यू सर। तो इसके लिए भी क्या सर मतदान के जेलों में ही बनाए जाते हैं? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोग होते हैं उनको हम पोस्टल बैलेट के थ्रू उनसे हम वोट कराते हैं। जो लोग पोस्टल बैलेट्स के थ्रू इनको ये सुविधा दी जाती है। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी भी लगातार मौजूद हैं, निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र के। सर की तरफ चलेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें आती हैं, अब युवा वॉलंटियर्स तो बन गए लेकिन उनको ट्रेनिंग देने की बात होती है और अलग अलग जगहों पर भेजना होता है, और कई अंचल ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग वोट के लिए तैयार नहीं होते या वोट के लिए तैयार भी हैं। तो वो खासतौर पर हम शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं। जो संभ्रांत वर्ग होता है वहाँ ये रहता है कि भाई छुट्टी का दिन है और छुट्टी मिली है तो एंजॉयमेंट भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को, जो कहते हैं ना, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो उनके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ख़ासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि कई युवा रहते हैं उनको लगता है कि वोट दे देंगे यार, चलो आज पिकनिक चलते हैं, छुट्टी का दिन है। तो इसके लिए क्या कोई संगोष्ठी होती है, परिचर्चा होती है, या चौपाल लगा के युवा बात करते हैं? किस तरीके से आप लोग इसके लिए व्यवस्था करते हैं और युवाओं से बातचीत करते हैं खासतौर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को इस बात की बधाई दूंगा जी कि मध्य प्रदेश में सर 16,78,000 वोटर्स बढ़े हैं नए, और वो शायद अब 17 भी हो गए होंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप तो ये मान के चलिए कि इस बार हमारे युवा इतने जागरूक हैं कि वो पिकनिक बाद में मनाएंगे, पहले वोट डालेंगे, क्योंकि उत्साह वोटर बनने का था। निश्चित रूप से। तो जब आपको भूख लगती है तो खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो जब वो खुद वोटर बने हैं उत्साह के साथ, तो निश्चित मान के चलिए कि युवाओं में बिल्कुल ये नहीं है कि पिकनिक मनाएंगे, पिकनिक वो पहले वोट की मनाएंगे, इसके बाद ही बाकी चीज करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, वोट परसेंट जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आप गौर करिएगा, खास तौर से बूथ पे, कि जितने युवा उत्साह के तौर पे लगे रहते हैं काम में, उतना आपको दूसरा आदमी नहीं दिखता। और पिछले 2-3 चुनाव में तो युवाओं ने रिकॉर्ड कायम किया है अपने वॉलंटियरिज्म के लिए जी, कि युवा खुद हर एक विषय पे, केवल निर्वाचन भर नहीं है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सरकार के जिसमें वो अपनी सहभागिता निभाते हैं। और इस बार जो हमने जो चालू किया है, हम लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर्स हमने मोबाइल के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाकर नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर्स का हर डिस्ट्रिक्ट पे हमने ग्रुप बनवाया है जी। उस ग्रुप के माध्यम से उनको हम लोग वीसी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम लोग उनसे बात करते हैं और जागरूकता अभियान में सहमति कराते हैं। इस समय आप देखेंगे कि एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी और स्काउट, इवन मैं तो चूंकि हायर सेकेंडरी पढ़ने वाले बच्चे भी होने वाले वोटर्स होते हैं, तो हम लोग चूंकि एडोलसेंट्स क्लब बनाते हैं, तो एडोलसेंट्स क्लब ही इसीलिए बनता है, सरकार ने बनवाया है कि उनको आने वाले भविष्य के लिए तैयार करें, उनको जानकारी हो कि हमारी भूमिका क्या होगी। निश्चित रूप से सर, और यही कारण तैयार कर देते हैं कि वो आज के समय में, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता परिणाम सामने आएगा कि वो पिकनिक को प्राथमिकता देते हैं कि मतदान को। यही कारण है सर, कहा भी जाता है नागरिकों की पहचान है सबसे पहले मतदान है। तो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे और उनके मन में क्या जिज्ञासा है, क्या सवाल है, उनसे समझ लेते हैं। जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा नाम नमामि विजयवर्गीय है, मैं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की प्रथम वर्षीय छात्रा हूँ। अनुपम सर से मेरा सवाल है जी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत लोग हैं जो 1 या 2 महीने से ज़्यादा एडमिट हैं, तो वो अपना मतदान कैसे दे सकते हैं? उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला सवाल बोला था आपने, दूसरा कौन सा? सर, मैं दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर कोई पार्टी फुलफिल नहीं करती है तो क्या वो सही है या गलत? मतलब अगर वो फिर भी इलेक्शन में है तो फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी का एक तरह से घोषणा पत्र है। वो कहती है कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। यदि वो नहीं करती है, अगेन वो जनता के सामने जाती हैं, तो जनता को ये डिसाइड करना है कि यदि किसी ने कोई वादा किया और नहीं किया तो उसके साथ जनता कैसे उसको किस रूप में लेती है। ये ज़रूर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी और निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि
कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में जो कई तरह की घोषणाएं होती हैं, तो ये ज़रूर कहा गया है कि पार्टीज़ ये भी बताएं कि इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा इतना, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। बट मैनिफेस्टो में जो कहा गया उसको नहीं करने पे कोई प्यूनिटिव ऐसा प्रोविज़न नहीं है। बेसिकली आप हर 5 साल पे चुनाव में जाते हैं और जनता के सामने जाते हैं, जनता उसके असेस करती है कि आपने नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, एक्सेट्रा। पहला सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जो टर्मिनली इल हैं कई बार, या जो बेड रिडन हैं, इस लेवल तक की चुनाव के दिन वो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, इसके लिए वर्तमान में दैट इज़ वन कैटेगरी जो अभी लेफ्ट आउट है, मैं कह सकता हूँ। इसके लिए एज ऑफ नाउ ये नहीं है कि हम मतदान केंद्र को हॉस्पिटल तक ले आएँ, बिकॉज वो इसलिए भी संभव नहीं है कि वो अस्पताल में जो मरीज हैं कोई एक जगह के नहीं हैं, वो स्कैटर्ड हैं, चारों तरफ के हैं। दूसरा एक सोचा बने, ये हो सकता है कि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए, बट आज की तारीख में वो पोस्टल बैलेट की कैटेगरी में नहीं है। तो पोस्टल बैलेट की कैटेगरी में वो अभी नहीं है, ऐसा सर ने बताया है। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, लगातार कई तरीके से तैयारी मतदान को लेकर पूरा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कर रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है सर कि जब हम देखते हैं कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी किस तरीके से वोटिंग को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कई मतदान केंद्रों पर बहुत ज़्यादा सुबह से भीड़ हो जाती है और कई बार लोग पहुंचते हैं तो वहां पर ज़्यादा लंबी लाइन होती है, तो कई बार लोग सोचते हैं बाद में आ जाएंगे, फिर वोट करने नहीं पहुंचते। तो इसको लेकर भी कुछ क्या कैंपेनिंग चल रही है? क्योंकि कई लोगों से आप लगातार जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी आप मदद ले रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि वो मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुँचे, और अगर जब कोई पहुँच रहा है तो वहाँ पर सुगम तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम रहेगा वोटिंग के समय, तो उसके लिए क्या तमाम व्यवस्थाएं की? देखिए गर्मी रहेगी, गर्मी अपने पीक पे रहेगी, अर्बन एरियाज़ में भी, गांव में भी दिक्कत है। तो एक तो हम लोग छाया की व्यवस्था ये कर रहे हैं, वहाँ पे टेंट की व्यवस्था करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। हमें अपने मतदान दल की भी चिंता है, उसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो मेडिकल किट में और जो समर रिलेटेड ORS पैकेट्स और जो दवाइयाँ हैं वो सब रहेंगी। जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। हर मतदान केंद्र पे हम उतनी शॉर्टेज हमारे पास हम नहीं कर सकते मेडिकल असिस्टेंस की व्यवस्था, लेकिन हाँ सेक्टर ऑफिसर्स जो हर 10-12 मतदान केंद्रों पे एक होता है, उसकी गाड़ी में हम लोग एक मेडिकल प्रोफेशनल रखते हैं, वो मदद करते हैं। तो ये प्रयास है कि लोगों को सुविधा प्राप्त हो गर्मी के मौसम में। और लोगों को हम ये भी मोटिवेट करते हैं कि जैसे सुबह का समय है, गर्मी कम है, तो मॉर्निंग में मतदान कर लें, इवनिंग में आफ्टरनून के बाद कर लें। जहाँ पे लंबी लाइनें लग जाती हैं, जहाँ मतदाता की संख्या ज़्यादा है, वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ दे करके उसको एक्सपेडाइट करने का प्रयास करते हैं। तो तमाम वो कोशिश रहती है कि मतदाता को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। और लास्टली ये है कि यदि 10 मिनट वेट करना भी पड़ता है तो वेट करना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, सिनेमा घरों के उसकी लाइन में तो वेट करते ही हैं, तो अगर वोट डालने के लिए 10 मिनट वेट किया तो यूथ को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो करें ज़रूर, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। आपको अपने देश के लिए एक बेहतर सरकार चुनना है, एक बेहतर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए चुनना है, तो आपको वोट ज़रूर करना होगा। और इसके लिए तमाम जो गतिविधियां हैं वो जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा भी चलाई जा रही हैं। और हमारी स्वीप आइकॉन सारिका घारू जी भी हैं, वो भी लगातार इसको लेकर काम कर रही हैं। सारिका जी, आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो टीम्स हैं जागरूकता की वो शहरों से जाती थी तैयार होके, लेकिन आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम जिस गांव जाएंगे वहां पर 3-4 वॉलंटियर ऐसे तैयार करेंगे कि ग्राम में मतदान संपन्न होने तक वो जो वॉलंटियर्स हैं लगातार लोगों से कनेक्ट में रहें, और अगर उनको कोई परेशानी आ रही तो स्थानीय जो जिला अधिकारी हैं उनसे भी उनका संपर्क रहे कि अगर उनको कोई परेशानी आ रही तो वो उनकी मदद करें। तो वो क्या पूरी रूपरेखा आपने तैयार की? जी आकाश जी, आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, वहाँ पहले कलेक्टर से मिलते हैं, SDM से मिलते हैं और वहाँ की लोक कला के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम झाबुआ अलीराजपुर में गए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी परिवेश बनाकर, वहाँ की लोक संस्कृति पूरा बनाकर और वहाँ के गीत नृत्य के माध्यम से वहाँ पर हम बताते हैं। और एक बार नहीं, हम एक बार जाते हैं प्रोग्राम करने और फिर दूसरी बार फीडबैक लेने जाते हैं और वहाँ
सबसे पहले हम गीतों के माध्यम से जैसे भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, और आम तौर पर जैसे हम देखते हैं कि शासन के प्रोग्राम जो दिन में बहुत अच्छी तरह होते हैं, लेकिन जो अभी मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़ा वर्ग रहता है जो दिन में मेहनत मजदूरी करके शाम को जब घर पर लौटता है, तो उन लोगों के लिए रात में आकाश ग्रह के बारे मतलब टेलीस्कोप से स्काई वॉचिंग और आकाश में ग्रह तारे दिखाकर उनको मतदान देने का संदेश देते हैं। और जो मंडियां रहती हैं, जैसे किसानों के बीच चौपाल लगाकर मंडी में देते हैं, हाट बाजार जो नए नए नवाचार, जैसे बाजार लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन बाजार में भी जाकर लोगों को मतदान का महत्व बताते हैं। और एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को ये पता है कि नहीं कि मतदान की दिनांक क्या है, समय क्या है, क्योंकि हम पूरी जागरूकता करके अगर हम जब दूसरी बार पूछा तो उनको डेट भी पता नहीं रही, तो ये बहुत गलत होगा। तो सबसे पहले हम अपनी जागरूकता में मतदान की दिनांक, समय और मतदान का महत्व, वीवीपैट, ईवीएम की जानकारी, उनको बड़े बड़े मॉडल साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम जैसे बीएलओ या फिर जो शासन की व्यवस्थाएं रहती हैं उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है काफ़ी लोगों को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब बड़े बड़े मॉडल के द्वारा उनको बताते हैं कि आपको ईवीएम की बटन, वीवीपैट के बारे में पर्ची आएगी, सारी जानकारी आप लोग मॉडल के जरिए समझाते हैं, और इसके जरिए ग्रामीण भी जो है अब मतदान की प्रक्रिया से लगातार जुड़ रहे हैं। ऑडियंस में भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन जी, सवाल पूछिए। सवाल क्या, मैं वरिष्ठ नागरिक मंडल से हूँ जी, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे यहाँ करीब 650 मेंबर हैं जी, और उसमें रिटायर्ड IAS और वो हैं के शर्मा जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, वो हमारे सवाल पे आइए सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो है इस संबंध में क्या कर रहे हैं। जी जी, वरिष्ठ नागरिक मंडल ने अभी पहले जो चुनाव हुए थे नवंबर में जी, तो उसमें अक्टूबर में हम लोगों ने बहुत बड़ी साइकिल रैली निकाली थी। साइकिल रैली निकाल के हमने पूरा संदेश दिया था कि आपका मतदान जो है कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको मतदान करना चाहिए, और मतदान की उनको बताई थी। ये भी बताया था कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा देश है हिंदुस्तान, और जो निर्वाचन हमारा आयोग है वो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बना गया है। तो सारे संदेश हम लोगों को देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। और हमारा प्रश्न यही है कि वरिष्ठ नागरिक मंडल को अधिक से अधिक क्या आप चाहते हैं उससे, जिसमें हम उनकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस उम्र में जो कुछ बन सके हम जनता के लिए करें, देश के लिए करें, और इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। हमारे निरंतर वहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हमारे कुछ लोग आने वाले थे, वो नहीं आए हैं। हर सैटरडे को होते हैं, वैसे तो रोज होते हैं। निश्चित रूप से बाबू जी, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। आपका नाम भी मैं जानना चाहूंगा, जिससे डॉक्टर केसी अग्रवाल। केसी अग्रवाल जी थे जो साफ तौर पर रनिंग 87 जी, और हमारे 97 साल की उम्र में भी निश्चित रूप से सर आपकी ऊर्जा देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 94 तक के हमारे पास हमारे सदस्य हैं। जी जी जी, तो देखिए आप बुजुर्गों में भी उत्साह है, उमंग है और जोश है, और ये जोश उमंग बता रहा है, भले ही उम्र के इस पड़ाव पर वो पहुंच गए, लेकिन वो भी यही संदेश दे रहे हैं कि आपको मतदान क्यों करना है, किस लिए करना और क्यों ज़रूरी है, और देश को अगर मजबूत बनाना है, विकास करना है, तो हमें मतदान ज़रूर करना है, और यही हमारा भी संदेश है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र के। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब वरिष्ठ जन भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेवा रिटायर्ड कह देते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और निर्वाचन आयोग भी ये मानता होगा कि सेकेंड इनिंग की शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग, तो ये सेकेंड इनिंग में भी युवा की तरह जोश दिख रहा है बुजुर्गों में, और ख़ास तौर पर वो भी अब अपील कर रहे हैं अपने बच्चों से भी, और अब तो एक समिति बनाकर, एक ग्रुप्स बनाकर लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहा है कि जो स्वीप गतिविधि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग चला रहा है उसका असर अब समाज में भी दिखने लगा। देखिए, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, हमारे यहाँ परंपराओं का भी एक महत्व होता है, इसी तरह बुजुर्गों का भी अपना महत्व है। आज भी हमारे यहाँ जब कोई बुजुर्ग कोई बात कहता है तो उस परिवार के लोग मानते हैं जी, समाज के लोग भी मानते हैं। तो जितना उत्साह हम लोगों को युवाओं के साथ काम करने का रहता है, मैं समझता हूं कि उतना ही सहभागिता आप लोगों की भी लेनी चाहिए। और ये बड़ी बात है कि साइकिल रैली करके आपने जब से अभी भोपाल में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली की थी साइकिल की, उसका जो मैसेज गया वो अपनी जगह पे ठीक है। सर आप तो 10 नंबर पे आपने बोला कि अरेरा कॉलोनी में आप चलाते हैं,
हमारे साथ समस्या ये हो गई है कि वहीं के वोट परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो हमें बड़ी आपके उस सहयोग की बड़ी ज़रूरत है कि आपकी अपील निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ें। और बड़ी खुशी की बात है कि आपका उत्साह देख के हम लोगों को भी उत्साह मिल रहा है। और मैं तो युवाओं को, मैं अभी आपसे संपर्क करूंगा सर कि नेहरू युवा केंद्र जो है केवल युवाओं का नहीं, आपका भी है। नहीं सर, सरकार पूरी आपकी है और आप बिल्कुल बुजुर्ग 80 पार वाले नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि आप में युवाओं से ज्यादा ऊर्जा, इसलिए आप युवा सोच से होता है आदमी, उम्र से नहीं होता है। निश्चित रूप से सर, तो निश्चित आपका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित रूप से। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जागरूकता की, लेकिन आप देख सकते हैं कि जागरूक लोग हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अनुपम राजन जी के पास चलेंगे, सर से समझेंगे कि किस तरीके से तमाम लोग सहयोग की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी को जरूरत है मदद की तो वो मदद कैसे मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति सीविजिल ऐप के जरिए या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे मदद ले सकता है? क्या कोई हेल्पलाइन इसके लिए बनाई गई है? सर आपसे समझना यही चाह रहा था कि सर कोई व्यक्ति है जो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, वैसे तो हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, लेकिन जिनके पास नहीं है और जो बुजुर्ग भी हैं वो कैसे मदद ले सकते हैं? क्या उसके लिए भी कोई टोल फ्री नंबर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है और वो कैसे उस पर मदद मिलेगी? इसमें भी क्या 100 मिनट का कोई प्रावधान किया है? देखिए, एक नंबर है 1950 1950। 1950 का जो महत्व है हम सब जानते हैं, युवा भी जानता है, बुजुर्ग लोग तो उसके साक्षी रहे होंगे कई सारे लोग जी। 1950 पे आप टोल फ्री नंबर है, कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं। मतलब किसी भी ज़िले, अगर ज़िले से फ़ोन करना चाहें तो ज़िले का कोड डायल करके आप, सतना में कोई अगर शिकायत करना चाहता है तो वो कॉल जो है वो सतना में लैंड होती है, भोपाल में करना चाहता है तो भोपाल में लैंड होती है। यदि सतना में उसको पिक नहीं किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भोपाल ट्रांसफ़र हो जाती है। और हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो उसको रिकॉर्ड करती है, उसके डिटेल्स नोट करती है, फिर उस पर हम उसका जो निवारण उसका हो सकता है, जो काम करना है वो काम करते हैं। तो 1950 नंबर को याद रखना है, 1950। और यदि आप किसी भी कारण से सीविजिल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या कोई और माध्यम नहीं चल पा रहा है तो अपना फ़ोन उठा करके 1950 पे कॉल करके जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं, तो शिकायत, नाम जुड़वाना है, किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह के सुझाव, शिकायत जो भी करना है वो आप उस पर कर सकते हैं और उसका निराकरण होता है। तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिलेगा। सर ने वो नंबर बता दिया है, 1950 ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा जो भी हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उपयोग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके से परेशानी है या आपके मन में कोई जिज्ञासा भी है तो सवाल पूछना ज़रूरी है। और ऐसे ही कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सीधे उनके पास चलेंगे। जी, सबसे आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनन्या शिंदे है, मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हमें लगता है कि हमारे एरिया के वोटिंग सेंटर्स पे कोई भी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं या कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसकी कंप्लेन हम किसके पास या कहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं और सल्यूशन हमें उसका कौन देगा? अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी एक ऐप की, सीविजिल ऐप। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अधिक से अधिक लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और जहां मतदान केंद्र पे इलीगल प्रैक्टिस या गलत होगा वो तो पोलिंग डे पे होगा। मतदान केंद्र तो एग्जिस्टेंस में पोलिंग डे पे आता है, बट जहां भी आप रह रहे हैं और वहां कहीं भी कुछ भी गलत होता आपको दिखता है जिसका संबंध पोल प्रोसेस से है तो आप सीविजिल ऐप पे तत्काल शिकायत करिए। और जैसा मैंने बताया 100 मिनट्स के अंदर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करिए, बट विद इन 100 मिनट्स हम जो कार्रवाई करते हैं वो भी उस पर लिखते हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे क्या हुआ। तो निश्चित रूप से सर कार्यक्रम की अंतिम बेला में समय कम है, चलते चलते आपसे संदेश देना चाहूँगा कि संदेश लेना चाहूँगा कि क्या कहेंगे मतदाताओं, क्योंकि जागरूक तो हम कर रहे हैं लेकिन वोट की अपील निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसा हम लोग पूरे समय से चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हैं, 4 डेट्स अलग अलग हैं, कहीं फर्स्ट फेज में चुनाव है, कहीं सेकंड फेज में, कहीं थर्ड में, कहीं फोर्थ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शक जो हम लोगों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे श्रोता दर्शक, कि जिस दिन भी आपके क्षेत्र में मतदान हो उस दिन वोट जरूर करिए। जो उत्साह आपने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने में दिखाया है
उसी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पे जाएं और वोट करें। लोकतंत्र में वोट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लीजिए। मतलब हम लोग बोलते हैं कि उत्सव है, ये महापर्व है एक्सेट्रा, बट ये एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए। तो मैं एक तरह से आप सभी का आह्वान करता हूँ, वो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है, आप आगे आइए और वोट करिए। तो दर्शकों, मतदान ज़रूर करना है। आज हमने बात की है, मतदान पर चर्चा की है और इसी बात से इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। तो इस कार्यक्रम में इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।